हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जिस तरह से डिस्कस करते हैं अपने वे में, अपने लैंग्वेज में, वैसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि ट्रेडिशनल वे यानी कि जो हमारा बुकिश लैंग्वेज है प्लस जो भी हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं उससे हम कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट, और उसका वाइस वर्सा यानी कि सेम। तो इससे एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि जितना हमें हीट प्रोड्यूस करना है उतना ही हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया? डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट। जितना आपको हीट चाहिए उतना वर्क करना पड़ेगा। ये सिंपल सा बात है। यानी कि अगर आपको थोड़ा हीट चाहिए तो थोड़ा वर्क करना होगा, अगर ज़्यादा हीट चाहिए तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे आगे कि क्या है इसका एग्जैक्ट मतलब। बेसिकली ये लॉ स्टेट करता है कि जितना हीट प्रोड्यूस करना है उतना ही मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो हीट है और वर्क है वो आपस में क्या है, म्यूचुअली कन्वर्टिबल। यानी कि जितना हम वर्क करेंगे उतना हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे और जितना हीट देंगे उतना वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसको हम एग्जांपल से कैसे समझेंगे? हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल से हम इसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जो हम कह रहे हैं कि वर्क से हमको हीट भी मिलता है, तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है हमारे डेली लाइफ का? अब जैसे आप हैंड रब करते हैं, है ना, ठंडियों में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हमें ठंडी लगने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम हैंड रब करके अपने आप को गर्म, थोड़ा सा गर्म महसूस कराएं। तो जितना हम हैंड रब करते हैं उतना ही हीट प्रोड्यूस होता है। तो हैंड रब करने का क्या मतलब है? हैंड रब किया हमने तो हमने क्या किया, वर्क डन किया और उससे थोड़ा सा हीट जनरेट हुआ। तो जितना तेज़ी से हैंड रब करते उतना ज़्यादा हीट, जितना कम उतना कम हीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हो सकता है हमारा एग्जांपल। एक्सरसाइज से भी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा वर्क डन करते हैं यानी कि बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी गर्म होने लगता है, हीट प्रोड्यूस होता है बेसिकली। तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। अब एक एग्जांपल हम डेली लाइफ का लेंगे कि कैसे हीट से कैसे वर्क हो रहा है ना। वर्क से हीट तो हमने देख लिया हैंड रब करके, अब हीट से वर्क कैसे हो रहा है। तो बेसिक सा एक एग्जांपल है इसका कि फूड जो हम खाते हैं, है ना, क्या होता है फूड, जो हम फूड खाते हैं वो बेसिकली डाइजेस्ट होता है। हीट एक तरीके से कहते हैं हीट होता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, उससे क्या होता है, वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उससे ही हम वर्क कर पाते हैं, है ना। वर्क जितने भी टाइप के वर्क्स हम करते हैं, चलना फिरना बोलना कुछ भी, तो वो सारा वर्क है। तो क्या हो रहा है, हमें खाना जलता है, हीट आती है और उसी हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया इसका। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि हीट एंड वर्क जो है वो क्या है, म्यूचुअली कन्वर्टेबल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ पे फोकस करते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो वर्क डन है यानी कि W जो है हमारा, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। वर्क हमारा हीट के प्रोपोर्शनल होता है ना, हीट के प्रोपोर्शनल होता है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है माने, तो हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, JH। ठीक है, अब ये जो J है, ये J क्या है, J जो है हमारा वो है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो जूल ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक सिलिंड्रिकल इंसुलेटेड सिलेंडर ले लिया। ठीक है, और उसमें क्या किया, और इसमें पानी में क्या किया कि पानी में इन्होंने एक फ़ैन फिट कर दिया। ठीक है, फ़ैन, और उसको एक पुली से अटैच कर दिया और वेट लगा दिया जिससे उनको वर्क डन पता चल पाए, है ना। तो क्या किया, यहाँ पे फ़ैन फिट कर दिया इस तरह से फ़ैन। तो ये क्या करते थे कि रोटेटिंग फ़ैन था और उसमें एक थर्मोमीटर फिट कर दिया गया। तो ये जो रोटेटिंग फ़ैन था, ये जितना रोटेट करेगा, जितना वर्क डन करेगा, थर्मोमीटर के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कितना हीट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। इससे उन्होंने एक चीज़ बताया कि जो Q होता है यानी कि हीट ट्रांसफ़र जो है हमारा, उसका क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी और प्लस में जब वर्क डन हम करेंगे तब हमें Q मिल जाएगा, कि जितनी हीट हम देंगे वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में बदलेगी। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमें जानना ज़रूरी था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि ये जो लॉ है ये किस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमें अभी पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो ये एनर्जी क्या स्टेट करती है हमें पता है, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है स्टेट्स दैट कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये कुछ बेसिक सा डेफिनेशन है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी हमने ये सब पढ़ा हुआ है। तो हमें पता चलता है कि जो हीट है ना, हीट एंड वर्क जो है वो क्या है, आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये दोनों ही हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी के ही फॉर्म है लेकिन अलग अलग। ठीक है, तो हीट एंड वर्क जो है हमारा वो क्या है, एनर्जी का दो डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी जो है वो क्या होता है, वो कंजर्व्ड रहता है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्लू। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका वो। और इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, क्लोज इंटीग्रल डी क्यू इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल डी डब्लू। ये हमारा हो जाएगा इसका फॉर्मूला। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कहता है कि एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये जो क्लोज इंटीग्रल है ये क्या डिनोट करता है, क्लोज सिस्टम को ये डिनोट करता है। ठीक है, अब एक पीवी ग्राफ हमने लिया है, ठीक है, पी वी। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का एक ये पाथ है और दूसरा पाथ हमारा हो जाएगा ये वाला, है ना। इसको हम नेम कर देंगे 1 2। तो जैसे ये वाला पाथ है, ये पाथ है, और इसे हम लिख देंगे 1 और ये 2। ये वाले पाथ का नाम हम रख देंगे A और ये B। ठीक है, बेसिकली हम क्या समझना चाह रहे हैं ये बताने का मेरा क्या रीज़न है। इससे बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो हीट है वो क्या पाथ फंक्शन है, क्योंकि वर्क तो पाथ फंक्शन है ये हमें पता चल गया है ना, वो एक बाउंड्री फिनोमेना है। तो हीट क्या है ये हम जानने के लिए ये कर रहे हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसे जो हम 1 से 2 ये ए पाथ को फॉलो करते हुए गए, तो उसे हम लिख सकते हैं डेल क्यू 1 A2 इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू 1 A2। ठीक है, उसी तरह से बी पाथ का भी हम लिख लेंगे डेल क्यू 1 B2 और यहाँ पे हो जाएगा बराबर डेल डब्ल्यू 1 B2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। बेसिकली हम इन दोनों को माइनस करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा डेल क्यू 1 A2 माइनस डेल क्यू 1 B2। ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू 1 A2। ठीक है ना, 1 A2 माइनस डेल डब्ल्यू 1 B2। ये हमारा इक्वेशन बन के आया। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, है ना। इसको अरेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल क्यू 1 A2 माइनस डेल डब्ल्यू 1 A2। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू 1 B2 माइनस डेल डब्ल्यू 1 B2। ये हमारा इक्वेशन आ गया इसको अरेंज करने के बाद। हमें पता है कि जो वर्क जो है हमारा वो पाथ फंक्शन है ना। तो वर्क जो हमारा पाथ फंक्शन है, तो अगर इस पाथ से ये चल कर आया है तो इसे हम कहेंगे डेल डब्ल्यू 1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू डेल डब्ल्यू 1 B2। क्यों, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, दोनों में अलग अलग आएगा, है ना। ए पाथ के लिए हमें अलग वर्क मिलेगा और बी पाथ के लिए अलग, इसलिए वो दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होता हमारा तो ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाता और ये हमारा इक्वल आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमारा क्योंकि वर्क अलग है तो क्यू भी अलग अलग आएगा। इससे हमें एक चीज़ और पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो डेल क्यू है हम लिख लेंगे डेल क्यू 1 A2 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू डेल क्यू 1 B2। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। इससे हमें समझ में आ गया कि जो वर्क है वो तो पाथ फंक्शन है ही, लेकिन हीट भी हमारा वो भी पाथ फंक्शन है। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमने ए पाथ को फॉलो करके जो हमें हीट मिला है वो बिल्कुल अलग होगा जो बी पाथ को फॉलो करके हमारे को हीट मिला था उसके। ठीक है, हीट जो है ए पाथ और बी पाथ का दोनों का ही अलग अलग आएगा, सेम नहीं होगा।
सो इससे हमें ये चीज़ पता चल गया कि हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र दोनों ही क्या है, पाथ फंक्शन है ना। अब हमने एक चीज़ नोटिस किया है इसमें कि जो हमारा डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू वन है, ये क्या है, ये पूरा जो एक क्वांटिटी है ये इक्वल है डेल क्यू वन बी टू और माइनस डेल क्यू वन बी टू के, लेकिन जो ये सिर्फ अकेले है वो इसके बराबर नहीं है, ये पूरा होल इसके बराबर है। तो ये जो होल है इसको हम कह सकते हैं एक कांस्टेंट है, ये एक प्रॉपर्टी है। अगर हम ए पाथ को फॉलो करें या बी पाथ को, ये हमारा सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा। तो जो चेंज नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, ये कोई पाथ फंक्शन नहीं, कोई पाथ को फॉलो नहीं करे, तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर्टी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एनर्जी। तो अभी हम लिखेंगे, हमें पता चल गया कि हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क ट्रांसफ़र आर पाथ फंक्शन। ठीक है, एक और चीज़ जो हमें पता चला वो क्या है, वो भी हम लिखेंगे कि डिफरेंस ऑफ हीट एंड वर्क इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन, दे सेपरेटली आर अ पाथ फंक्शन। ठीक है, इसे भी हम लिखेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या समझा, एक और चीज़ जो हमने समझा वो है कि द टर्म, हम ऐसे लिख सकते हैं कि द टर्म डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये जो टर्म है इसे हम कह सकते हैं इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, हमें इसे लिख रहे थे कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, वेयर डी ई इज़ द चेंज इन एनर्जी, यही है हमारा एनर्जी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने समझा। इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस बनाकर। तो अभी तक हमने ये इक्वेशन समझा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी ई, वे डी ई इज़ द एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, अब जो एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी क्या होता है, कितने फॉर्म्स के होते हैं, तो एनर्जी हमारे बहुत से फॉर्म्स के होते हैं। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है हमारा, प्लस इंटरनल एनर्जी हो सकता है ना, ऐसे ही सारे एनर्जी हमारे। और अगर हम डी ई के फॉर्म में लिखें यानी कि चेंज इन एनर्जी के, तो डी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डी काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बट क्या हो जाएगा कि फॉर अ क्लोज सिस्टम नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फॉर अ क्लोज सिस्टम हम लिखेंगे, बट फॉर अ क्लोज सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेट, क्या करते हैं हम, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है हमारा उसे हम ज़ीरो ले रहे हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी ज़ीरो ले रहे हैं। तो इसके वजह से हमारा जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन निकल के आ जाएगा सिर्फ, अब क्योंकि ये दोनों ज़ीरो हो गया तो अब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचा है, तो डी ई इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डी यू, डी इज इक्वल्स टू डी यू, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बाकी ज़ीरो हो गया तो जो बचा हमारा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फाइनल कंक्लूजन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, देखो डी के जगह हमने डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू लिख दिया है, उसका वैल्यू इज इक्वल्स टू डी यू। तो डी यू हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है हमारा। तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी यू, जहाँ पे डी यू जो है वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, लिख लेंगे हम। इसे ही हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है, वेयर क्यू एंड डब्ल्यू इज़ आवर पाथ फंक्शन, और इंटरनल एनर्जी हमारा किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर पे। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आई विल क्लियर दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल।